रात का तीसरा पहर था। सूरज ढले कई घंटे हो चुके थे और चांद घने बादलों के पीछे छिपा हुआ था, मानो खुद भी कुछ भयानक देखने से डर रहा हो। विशाल हवेली, जो कभी एक जमींदार की शान हुआ करती थी, अब खंडहर में बदल चुकी थी। उसकी टूटी हुई दीवारें और खाली खिड़कियां अंधेरे में किसी खौफनाक राक्षस की आंखों जैसी दिख रही थीं। राहुल अपने 3 दोस्तों समीर, प्रिया और आकाश के साथ उस हवेली में घुसने की हिम्मत जुटा रहा था। उन्होंने कई बार हवेली के बारे में डरावनी कहानियां सुनी थीं। बच्चों के रोने की आवाजें, परछाइयों का दिखना और एक ठंडी हवा का हमेशा भीतर बहना, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। ये सब बातें उन्हें एक एडवेंचर के लिए यहाँ खींच लाई थीं। जैसे ही उन्होंने जंग लगा हुआ बड़ा दरवाजा धकेला, एक तीखी चरमराहट की आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया। भीतर घुप अंधेरा था, जिसे राहुल की टॉर्च की रोशनी मुश्किल से भेद पा रही थी। हवा में मिट्टी और पुरानी लकड़ियों की गंध थी, साथ ही एक अजीब सी सड़ी हुई सी महक जो उनकी नसों में डर पैदा कर रही थी। कोई है क्या? समीर ने मजाक में कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्की घबराहट साफ थी। तभी ऊपर की मंजिल से एक धीमी सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई जमीन पर घिसट रहा हो। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। मजाक अब हकीकत में बदल रहा था। शायद चूहे होंगे, प्रिया ने हिम्मत करते हुए कहा, लेकिन उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, हर कदम पर पुरानी लकड़ी के फट्टे चरमराहट करते। राहुल की टॉर्च की रोशनी एक पुराने शीशे पर पड़ी, जिसमें उनकी परछाइयां किसी भूतिया आकृति जैसी लग रही थीं। अचानक शीशे के ठीक सामने से एक साया गुजरा। यह इतना तेजी से हुआ कि कोई समझ नहीं पाया कि क्या था। तुमने देखा? आकाश फुसफुसाया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। ये आवाज समीर की दिशा से आई थी। जब राहुल ने टॉर्च घुमाई तो समीर जमीन पर गिरा हुआ था। उसके गाल पर लाल निशान था। मुझे किसी ने मारा, समीर हांफते हुए बोला। उसकी आंखों में दहशत थी। चारों घबराकर पीछे हटे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी उन्हें अपने ठीक पीछे से बच्चों के रोने की धीमी, दर्दनाक आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी करीब थी कि लगा जैसे कोई उनके कानों में रो रहा हो। राहुल ने तेजी से पीछे मुड़कर टॉर्च चमकाई। वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली टूटी हुई दीवारें और अंधेरे के साए। लेकिन रोने की आवाज अब और तेज हो गई थी और अब उसमें से एक भयानक ठंडी हंसी भी सुनाई देने लगी थी। यह हंसी एक बच्चे की थी, पर इतनी विकृत और शैतानी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। हवेली की दीवारों पर टंगी पुरानी धूल भरी तस्वीरें हिलने लगी। एक तस्वीर जमीन पर गिरकर टूट गई और उसके कांच के टुकड़े बिखर गए। भागो! प्रिया चीखी। वे तीनों जान बचाने के लिए भागे। हवेली का दरवाजा अभी भी खुला था, लेकिन उन्हें लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर खींच रही हो। भागते हुए उन्हें महसूस हुआ जैसे किसी ठंडी उंगलियों ने उनकी गर्दन को छुआ हो। बाहर आकर वे तब तक नहीं रुके जब तक वे हवेली से बहुत दूर नहीं आ गए। जब वे रुके और पीछे मुड़कर देखा तो हवेली पहले से ज्यादा काली और खामोश दिख रही थी। लेकिन अब उसकी सबसे ऊपर की खिड़की से उन्हें एक छोटी सी परछाई दिखी। यह एक बच्चे जैसी लग रही थी, जो उन्हें देखकर धीरे धीरे हाथ हिला रही थी। और उस खामोशी में उन्हें अभी भी उस बच्चे की भयानक ठंडी हंसी गूंजती हुई महसूस हो रही थी। राहुल, समीर, प्रिया और आकाश हांफते हुए जंगल के किनारे पहुंचे। हवेली की काली सिलुएट अब दूर पेड़ों के पीछे छिप चुकी थी। समीर अभी भी अपना गाल सहला रहा था। यकीन नहीं होता, किसी ने मुझे सचमुच थप्पड़ मारा, समीर ने कांपते हुए कहा। यह सिर्फ थप्पड़ नहीं था, प्रिया बोली। उसकी आवाज डर से लगभग टूट चुकी थी। वो हंसी, वो किसी जिंदा इंसान की नहीं थी। हमें वापस शहर जाना चाहिए। राहुल, जो हमेशा सबसे ज्यादा हिम्मत वाला बनता था, चुप था। उसकी आंखें अभी भी उस ऊपर वाली खिड़की पर टिकी थीं, जहां उसने बच्चे की परछाई को हाथ हिलाते देखा था। नहीं, राहुल ने धीरे से कहा, हम इतनी दूर सिर्फ डरकर भागने के लिए नहीं आए थे। उस हवेली के अंदर कुछ है और मुझे जानना है कि क्या। आकाश ने घबराकर पूछा, क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम्हें समीर का गाल या वो रोने की आवाज याद नहीं? ये जगह हमें मार डालेगी। तभी पास के झाड़ियों से एक तेज सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज उनकी तरफ रेंगती आ रही हो।
चारों डरकर जम गए। कौन है? समीर ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस सरसराहट करीब आती गई। राहुल ने टॉर्च ऑन की और उसकी रोशनी झाड़ियों पर मारी। वहां कुछ नहीं था सिवाय एक काले पुराने कपड़े के टुकड़े के जो जमीन पर पड़ा था। प्रिया ने कांपते हुए उसे उठाया। यह किसी फ्रॉक का कपड़ा लगता है। जैसे ही उसने उस कपड़े को छुआ, वह कपड़ा उसकी हथेली में तेजी से ठंडा हो गया, मानो उसने बर्फ का टुकड़ा पकड़ लिया हो। अचानक कपड़े से एक फुसफुसाहट उभरी, इतनी धीमी कि वह हवा में घुल गई, फिर भी स्पष्ट। तुम भी यहीं रहोगे? प्रिया ने चीख मारकर कपड़ा फेंक दिया। समीर और आकाश बिना सोचे भागे, राहुल भी उनके पीछे भागा। वे जंगल से बाहर निकलकर मेन रोड पर पहुंचे और अपनी पुरानी जीप में जा बैठे। राहुल ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन सिर्फ धीमी घिसावदार आवाज करके शांत हो गया। उसने कई बार चाबी घुमाई, लेकिन कोई फायदा नहीं। नहीं नहीं, अभी नहीं। राहुल हताश हो गया। क्या हो गया इसे? ये हवेली हमें जाने नहीं देगी, आकाश ने डर से दांत पीसते हुए कहा। मैंने कहानियों में सुना था, जो एक बार अंदर जाता है वह आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। अचानक जीप के शीशे पर एक जोरदार थपकी पड़ी। समीर के बगल वाली खिड़की पर एक चेहरा चिपका हुआ था। वह एक छोटा विकृत चेहरा था, जिसकी आंखें बड़ी और खाली थीं और होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। प्रिया चिल्लाई, देखो, वो है। वह चेहरा वहीं चिपका रहा, उनकी तरफ घूरता हुआ। उसका मुंह धीरे धीरे खुला और एक भयानक आवाज आई, जैसे किसी पुराने टूटे हुए रेडियो से आ रही हो। भागो मत, मेरे साथ खेलो। राहुल ने जल्दी से हॉर्न बजाया, लेकिन उससे कोई आवाज नहीं आई। वह डर के मारे कांप रहा था। वह चेहरा और करीब आया और अब वे उसकी सांसें शीशे पर महसूस कर सकते थे। जल्दी करो राहुल, कुछ करो, समीर चीखा। राहुल ने आवेग में आकर अपना टॉर्च शीशे पर दे मारा। शीशा चकनाचूर हो गया और टॉर्च की रोशनी सीधे उस चेहरे पर पड़ी। चेहरा तुरंत गायब हो गया। टॉर्च की रोशनी अब हवेली की तरफ जा रही थी, जो पेड़ों के बीच से आधी दिखाई दे रही थी। हवेली के ऊपरी तल की खिड़की पर उन्हें फिर से वह छोटी परछाई दिखी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके ठीक पीछे एक लंबी दुबली आकृति खड़ी थी। वह आकृति इतनी विशाल और काली थी कि खिड़की के फ्रेम में भी मुश्किल से समा रही थी। उसकी आंखें, अगर वह आंखें थीं, तो अंधेरे में भी दो लाल चमकते अंगारों की तरह जल रही थीं। उस लंबी आकृति को देखते ही बच्चों की रोने की आवाज फिर से हवेली के अंधेरे से आने लगी, लेकिन इस बार वह रोना तुरंत एक जोरदार दहाड़ जैसी चीख में बदल गया, जिसने उनके कानों के पर्दे फाड़ने चाहे। आकाश ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा अंदर से जाम हो गया था। दरवाजा नहीं खुल रहा। आकाश लगभग पागल हो गया। राहुल को लगा जैसे उसके सिर में कोई कील ठोक रहा हो। उसने सामने देखा, टूटे हुए शीशे पर खून के कुछ निशान थे, पर वे उसके अपने नहीं थे। तभी समीर ने धीरे से कहा, उसकी आवाज में दर्द और निराशा थी, राहुल, मेरे पीछे देखो। राहुल डरते हुए पीछे मुड़ा। पिछली अब खाली थी। प्रिया गायब थी। उसकी सीट पर सिर्फ वही काला कपड़े का टुकड़ा पड़ा था। यह देखते ही राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने मुंह खोलकर चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से सिर्फ एक धीमी फंसी हुई आवाज निकली। बाहर हवेली की खिड़की पर लंबी काली आकृति ने धीरे से अपना सिर झुकाया, मानो उन्हें देख रही हो। और अब जीप के इंजन से एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट आने लगी। तुम तीनों अगले हो। राहुल ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें पता था कि वे अब सिर्फ भाग नहीं सकते, उन्हें अंदर जाना होगा, जहां से उनका डर शुरू हुआ था। जीप के इंजन से आ रही भयानक फुसफुसाहट ने राहुल, समीर और आकाश को पूरी तरह तोड़ दिया था। उनके दोस्त प्रिया को उनके ठीक पीछे से खींच लिया गया था और अब उन्हें हवेली की खिड़की से दो जलती हुई आंखें देख रही थीं। दरवाजा टूट क्यों नहीं रहा? आकाश पागलपन में दरवाजे को पीट रहा था। कोई फायदा नहीं, राहुल ने लगभग शून्य स्वर में कहा। यह हमें बाहर नहीं जाने देगी जब तक हम अंदर नहीं जाते। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी आत्मसमर्पण की भावना थी। शायद यह प्रिया को वापस पाने का हमारा आखिरी मौका है। समीर कांपते हुए बोला, हम मरने जा रहे हैं राहुल। तुमने देखा वो क्या था? वह कोई इंसान नहीं है। और अब प्रिया। अचानक जीप के टूटे हुए शीशे से
बर्फ की तरह ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। हवा इतनी तेज थी कि उनकी सांसें गले में अटक गईं। अंदर आओ, मेरी बच्ची इंतजार कर रही है। यह आवाज हवेली से नहीं बल्कि जीप के डैशबोर्ड से आई, जैसे कोई जीप के अंदर ही बैठा हो। डर के मारे समीर ने चीख मारी और दरवाजे को जोर से लात मारी। चरमराहट, दरवाजा खुल गया। वे बिना किसी विचार के गाड़ी से कूदे और वापस हवेली की तरफ भागना शुरू कर दिया। जैसे ही वे हवेली के विशाल दरवाजे से गुजरे, हवेली का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अंधेरे में भी उन्होंने दरवाजे पर बड़े लोहे के ताले के गिरने की भयानक आवाज सुनी। अब वे फंस चुके थे। वे तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगे जहां से आवाजें आई थीं। हवेली के अंदर का अंधेरा अब पहले से ज्यादा गहरा था और हर कदम पर लकड़ी के फट्टे दर्दनाक चीख की तरह आवाज कर रहे थे। प्रिया, तुम कहां हो? समीर चिल्लाया। उसकी आवाज हवेली की खाली जगह में गूंज कर वापस लौट आई। जवाब में उन्हें सीढ़ियों के ऊपर से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। मुझे मत ढूंढो। यह आवाज प्रिया की थी, लेकिन वह बहुत दूर से आ रही थी और उसमें दर्द की बजाय खालीपन था। वे ऊपर पहुंचे। ऊपर का हॉल भी नीचे जितना ही खाली और धूल भरा था। बीच में जमीन पर 5 छोटे काले गुड़ियां रखी थीं। यह क्या है? आकाश ने डरते हुए पूछा। राहुल ने ध्यान से देखा। गुड़िया के कपड़े वही थे जो उन्होंने पहले झाड़ियों में देखे थे और हर गुड़िया के हाथों में एक छोटा सा खून का धब्बा था। अचानक 5 गुड़िया के छोटे सिर एक साथ घूमकर उनकी तरफ देखने लगे। समीर ने दहशत में एक गुड़िया को ठोकर मारी। जैसे ही वह जमीन पर गिरी, उसके मुंह से एक चीख निकली जो किसी बच्चे की नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत की थी। तभी हॉल के कोने में लगी एक बड़ी घड़ी ने ठक 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 करके बजना शुरू कर दिया, जबकि उसमें सुइयां थीं ही नहीं। जब घड़ी से आवाज बंद हुई तो हॉल की दीवार पर खून से लिखा एक संदेश उभरा, तुम्हारा समय समाप्त। दीवार पर संदेश उभरते ही सीढ़ियों के कोने से वह लंबी काली आकृति बाहर आई। वह इतनी लंबी थी कि उसका सिर छत को छू रहा था। उसकी 2 लाल आंखें अब पूरी तरह जल रही थीं। आकृति ने धीरे से अपना लंबा हाथ समीर की तरफ बढ़ाया। समीर चिल्लाया और पीछे हट गया, लेकिन वह भाग नहीं सका। प्रिया कहां है? तुम कौन हो? राहुल ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया। काली आकृति ने एक भयानक धीमी आवाज में उत्तर दिया, जो उनके सीने की हड्डियों तक कंपा गई। मैं हमेशा यहीं थी। तुम मेरी नींद तोड़ोगे नहीं। उसने समीर को उसकी गर्दन से पकड़ा लिया। समीर तड़पने लगा। राहुल, मदद करो। समीर की आवाज घुट गई। राहुल और आकाश ने मिलकर आकृति पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ हवा में से गुजर गए, जैसे वह सिर्फ ठंडी हवा का एक झोंका हो। आकृति ने समीर को ऊपर उठाया और फिर एक ही झटके में उसकी गर्दन मरोड़ दी। समीर का शरीर ढीला पड़ गया और वह जमीन पर गिर गया। समीर की मौत। राहुल और आकाश चीखने लगे। उनके पास अब कोई उम्मीद नहीं थी। तुमने उसे मार दिया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, राहुल चिल्लाया। आकृति अब आकाश की तरफ मुड़ी। उसकी लाल आंखें और भी तेजी से जलने लगीं। कोई नहीं बचता। आकाश डर से इतना स्तब्ध हो गया था कि वह भाग भी नहीं सका। आकृति ने उसे पकड़ लिया और इस बार उसने आकाश को उठाकर हवेली की एक टूटी हुई खिड़की से बाहर फेंक दिया। आकाश की मौत। अब हॉल में सिर्फ राहुल और वह लंबी भयानक आकृति बची थी। राहुल जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका शरीर सदमे से कांप रहा था। आकृति धीरे धीरे राहुल के करीब आई। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम क्या चाहते हो? राहुल ने रोते हुए पूछा। आकृति झुकी और उसके कान में फुसफुसाई। उसकी आवाज में अब प्रिया और उस बच्चे की आवाज का मिश्रण था। सिर्फ खामोशी, अब हमेशा के लिए। और फिर उस अंधेरे हॉल में एक और चीख उठी, जो जल्द ही एक भयानक अंतहीन खामोशी में बदल गई। राहुल की मौत। हवेली में फिर से सन्नाटा छा गया। बाहर जीप का इंजन अभी भी धीमी गति से फुसफुसा रहा था, जैसे वह अपने शिकार के अंतिम क्षणों पर हंस रहा हो। ऊपर की खिड़की पर लंबी काली आकृति खड़ी थी और उसके बगल में 5वीं गुड़िया अब अकेली खून से लथपथ पड़ी थी। हवेली के अंदर कोई आवाज नहीं थी, बस खामोशी का साया।